बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपनी क्लास आज की। तो गॉसियन लॉ की सेकंड एप्लीकेशन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, बेसिकली कुछ इस किस्म की बात है कि एक हमारे पास इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज है। ये इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज है, ये कुछ हमने इस तरीके से बना ली है एक शीट सी, और हमने कहा है कि इसकी जितनी भी डायमेंशन है वो सब क्या है, इनफिनिट है, राइट। यानी इसकी जो विड्थ है वो भी इनफिनिट है, इसकी जो लेंथ है वो भी क्या है, इनफिनिट है। और इसके ऊपर हमारे पास क्या चीज मौजूद है, चार्ज मौजूद है, तो इसलिए हमने इसको कहा इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो इनफिनिट शीट है इसका फायदा क्या है हमें। इसका फायदा ये है, देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन इस तरह ओरिजिनेट होती है, तो इससे ऊपर जो चार्ज है उससे भी इलेक्ट्रिक लाइन ओरिजिनेट होगी, ठीक है। इससे ऊपर जो चार्ज है उससे भी इलेक्ट्रिक लाइन इस तरह ओरिजिनेट होगी, इससे जो नीचे लाइन है उससे भी इलेक्ट्रिक लाइन ओरिजिनेट होगी। सपोज करो ये है लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 को कहती है भाई हम दोनों तो पॉजिटिव के ना, तो हम दोनों तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि तुम जो है ना 1 जो है वो 2 से कहेगा कि तुम जरा दूर हो जाओ, रिपेल रिपेल है ना, दूर जाओ। तो जो लाइन नंबर 2 है वो ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करेगी लेकिन नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि ऊपर लाइन नंबर 3 है, अगर ये ऐसे हो गई तो ये तो अट्रैक्शन हो जाएगी। ये मेरी बात समझ में आ रही है? सो कोई भी लाइन ना तो ऊपर की जाने डेविएट कर सकती है, ना नीचे डेविएट कर सकती है, ना राइट पे ना लेफ्ट पे, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी डेविएट नहीं कर सकती। व्हाई? बिकॉज कि जो शीट है वो क्या है, इनफिनिट है। तो हर एक से पहले, हर चार्ज से ऊपर, हर चार्ज से नीचे उसके दाएं और बाएं चार्ज मौजूद है। तो इनफिनिट शीट सपोज करने का सबसे बड़ा फायदा हमें ये हो रहा है कि जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस है वो सब आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो एक तो हमारे पास ये नतीजा निकल के आ गया इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज से, ठीक है, कि मैं ये कह सकता हूं कि ऑल ई आर पैरेलल। मेरा ख्याल ये बात समझ में आ रही होगी। फिर अब हमने किया क्या, हमने कहा कि जनाब हमने इस इनफिनिट शीट से कोई डिस्टेंस के ऊपर हमने मालूम करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो हमने यहां पर जो गॉसियन सरफेस सपोज की उसकी शक्ल थी एक सिलेंडर वाली, राइट। अब इस सिलेंडर के हमारे पास 3 हिस्से हैं। एक हमारे पास फ्रंट सर्कुलर फेस है, एक बैक सर्कुलर फेस है, और एक ये सारा सिलेंड्रिकल है। जिस तरह ये मार्कर है ना मेरा, तो मार्कर का एक ये फ्रंट सर्कुलर फेस आ गया आपके पास, एक ये बैक सर्कुलर फेस आ गया आपके पास, और एक पूरे मार्कर की सिलेंड्रिकल सारी सरफेस आ गई, राइट। अच्छा, इस गॉसियन सरफेस में जो चार्ज इनक्लोज हुआ वो कितना है उसको हमने मालूम करने के लिए, यानी हमने कहा कि जो इनक्लोज्ड चार्ज है वो हमें कैसे मालूम होगा, Q, उसको हमने किसका नाम दिया, Q का नाम दिया। हमने कहा वो मालूम करने का तरीका बड़ा आसान है, वो ये है कि हमने कहा कि जी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो होती है हमारे पास सिग्मा, जो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या कहते हैं, तो इस ए को उस तरफ लेके चले जाएं तो सिग्मा इनटू डेल्टा ए। इसको डेल्टा ए मैंने इसलिए कहा है कि पूरी शीट का एरिया जो है वो ए है। तो एक तो ये है कि एरिया ऑफ शीट जो है वो ए है मेरे पास, लेकिन जो मेरे पास एरिया इनक्लोज्ड है बाय गॉसियन सरफेस, उसको मैंने किसका नाम दिया, डेल्टा ए का नाम दिया। तो इसमें कितना चार्ज इनक्लोज है, वो है हमारे पास सिग्मा इनटू डेल्टा ए, राइट। फिर हमने कहा कि जी इससे इलेक्ट्रिक लाइन किस तरीके से आउट हो रही होंगी, तो जो एरिया हम लेंगे वो भी इसी तरीके से डेल्टा ए लेंगे, और ई की डायरेक्शन भी यही होगी। जो स्टोरी यहां पर है एग्जैक्टली वही स्टोरी ई और डेल्टा ए की यहां पर भी होगी, राइट। तो अब हमने कहा कि जनाब इस सर्कुलर फेस और इस सर्कुलर फेस के लिए जो हमारे पास निकल के आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या हमारा जो फ्लक्स निकल के आता है, फाई जो निकल के आता है वो आता है ई डेल्टा ए। तो दोनों की वजह से मिलाकर हमने इस फ्लक्स को कहा था 2e डेल्टा ए, सही है। तो मैं इसको भी पॉइंट बना के लिख देता हूं। मैं लिख देता हूं कि फ्लक्स थ्रू बोथ सर्कुलर फेसेस, दोनों सर्कुलर फेसेस से जो फ्लक्स है वो है 2e डेल्टा ए, और जो फ्लक्स है हमारे पास थ्रू सिलेंड्रिकल
सरफेस, वो हमारे पास कितना है, 0। क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन जो अगर यहां पर मैं डेल्टा ए बनाऊंगा तो वो डेल्टा ए मैं ऐसे बनाऊंगा कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा ए, जबकि इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जा रही है। तो इलेक्ट्रिक लाइन इधर है और डेल्टा ए ऊपर है, तो एंगल 90 और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो जनाब ने नतीजतन पूरी डेरिवेशन करने के बाद जिस फाइनल रिजल्ट पे हम पहुंचे वो ये था हमारे पास कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी हमारे पास वो निकल के आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकल गई। यहां पर सवाल ये है कि जो चार्ज है वो शीट के किस तरफ है, मतलब अगर एक बिल्कुल बारीक सा पेपर ले लें, जैसे जो हमने शीट का मतलब है इसकी लंबाई भी है और इसकी चौड़ाई भी है लेकिन थिकनेस नहीं, तो इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल हमने ली हुई है, ठीक है, तभी हम इसको शीट कहते हैं। तो चार्ज शीट के किस तरफ है, सामने है, पीछे। तो याद रखिएगा जिस वक्त हम ये डेरिवेशन प्रूव करते हैं तो चार्ज शीट के सिर्फ एक तरफ होता है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि चार्ज जो है इज ऑन ओनली वन साइड ऑफ शीट, शीट के एक तरफ चार्ज है। तो अगर हमारे पास चार्ज ऑन बोथ साइड्स हो, शीट के दोनों तरफ चार्ज मैंने स्प्रे किया, तो चार्ज ऑन बोथ साइड ऑफ शीट हमारे पास क्या हो जाएगा, उसे हम इसी को 2 मरतबा प्लस कर लें, तो ये जो आंसर हमारे पास आता है ये आंसर आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो ये जो दूसरी एप्लीकेशन है, दूसरी एप्लीकेशन में चंद चीजें मैंने आपको डिटेल में इसलिए बता दी, डेरिवेशन नहीं की, बाकी चीजें इसलिए बता दी है ताकि अगर इनमें से बिटवीन इन लाइंस में से कोई सवाल, कोई एमसीक्यू आता है तो हम हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो समझने के लिए, ठीक है। सो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस मींस दैट चार्ज इज स्प्रेड ऑन बोथ साइड ऑफ द शीट। इफ द चार्ज इज ऑन वन साइड ऑफ द शीट देन इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। बाकी ये तमाम बातें हमारे पास हैं, ओके। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास जो है उसका यूनिट क्या होगा हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज की यूनिट कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये जो चार्ज डेंसिटी है ये 3 किस्म की होती है हमारे पास। अगर चार्ज एक लेंथ पे हो तो उसे हम कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हमारे कोर्स में नहीं लेकिन आसान सी बात है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज कूलम और लेंथ मीटर, तो कूलम पर मीटर इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरी हमारे पास होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस या एरिया, सरफेस एरिया एक ही बात है हमारे पास, वो है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तीसरी हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। क्या मतलब, किसी वॉल्यूम पर कितना चार्ज है, तो किसी वॉल्यूम पे कितना चार्ज है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज जो है वो हमारे पास वो कूलम और वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, तो कूलम पर क्यूबिक मीटर, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी 3 किस्म की होती है। बाय द वे हमारे इंटरमीडिएट में हमारा जो स्कोप है वो सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी को ही डील करता है, which is sigma upon which is denoted by sigma and its unit is coulomb per meter square and the formula is charge q and area is a। इसके बाद जो अगली चीज हमारे पास वो गॉसेस ऑफ द थर्ड एप्लीकेशन है, जिसको हम कहते हैं कि E मालूम कर रहे हैं हम due to two oppositely charged plates। इसकी वजह से अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट। याद रखिएगा 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट, इसको मैं ऐसे सर्कल बनाऊंगा। अगर इसका कोई दूसरा नाम रखना चाहें तो वो जो दूसरा नाम है वो हमारे पास कहलाता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है, अभी जब हम कैपेसिटर को इस चैप्टर के एंड के जो टॉपिक है हमारे पास कैपेसिटर है, तो जब हम कैपेसिटर की थ्योरी पढ़ेंगे तो कैपेसिटर बेसिकली यही होता है कि 2 चार्ज प्लेट होती है और उनके ऑपोजिट चार्ज होता है। सो अगर आपसे कहा जाए किसी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लो, उसको कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लो या ऑपोजिटली चार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लो, बात एक ही हमारे पास। अब इसमें हमारे पास क्या है, ये जिसका जो फॉर्मूला हमारे पास आता है ये कुछ इस किस्म का है कि ये 2 प्लेट्स हमने बना दी, राइट। एक पर हमारे पास पॉजिटिव है और एक पर हमारे पास नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम लाइंस बना देते हैं। अच्छा, जो एंड है उसके ऊपर हमने ये कर्व बना दिया, कर्व आपको सामने आ रहा होगा, जो मैंने इनफिनिट में कहा था कि इनफिनिट में तमाम लाइंस बिल्कुल पैरेलल रहेंगी, क्योंकि इससे यहाँ पे ये दिस इज द बाउंड्री। बाउंड्री कंडीशन हमेशा फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा
कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए हम आमतौर पे उस लेवल की फिजिक्स के इंटरमीडिएट पे जाहिर सी बातें बात नहीं करते और ना ग्रेजुएशन में बात करते हैं, वो मास्टर लेवल पर बातें की जाती है, क्योंकि बाउंड्री के ऊपर कंडीशंस चेंज हो जाती है। तो ये बाउंड्री पे ये कर्व हो गया, क्यों? क्योंकि उसको जगह मिल गई, उसके ऊपर कुछ आएगा तो वो कर्व हो गया, और यहां से भी यूं ही कर्व हो जाएगा, पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, ये भी आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन यू नीड, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, to represent a direction we need a unit vector. Unit vector, the purpose of the unit vector is to represent the direction. So I place a unit vector, and normally we represent the unit vector by small r and having a cap on it, right? This is the identification of the unit vector. So this r gives the direction which is obviously from the positive to negative charge, and this is sigma upon epsilon naught, right? तो कैपेसिटर की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जाए तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही हम बताएंगे। एक आसान सी बात इसको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ तक जो जितनी भी हमने बात कर ली है, अगर हम कहें कुछ थोड़ा समराइज करें तो हमने कुछ बात की थी। एक तो हमने बात की थी कूलम्स की, कूलम्स लॉ की हमने बात की। एक हमने बात की जनाब अली, उसी के साथ मैंने न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ है, ग्रेविटेशनल लॉ, मैंने उसकी आपसे बात कर ली थी इसके साथ ही। और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की थी, और हमने इलेक्ट्रिक जो है वो लाइंस ऑफ फोर्स की आपसे बात की। इसके साथ हमने फ्लक्स की बात कर ली आपसे, और उसके बाद हमने फ्लक्स के बाद हम गॉसेस लॉ और उसकी एंड इट्स एप्लीकेशन, और उसकी एप्लीकेशंस को हमने आपसे डिस्कस कर लिया। यहां पर मैं आपको एक बात बताता जाऊं, ये जो कूलम लॉ है, कूलम लॉ अभी तक जितने भी हमारे, कहना चाहिए कि फिजिक्स में मैं ये कहूं कि जी जो हमने टेस्ट किए हैं उन सबको इसने पास किया। क्या मतलब है? आप चाहे बादलों में जो चार्ज है, जमीन पे जो चार्ज है, उनकी बात करें, हाई लेवल पे बात करें, यानी बड़े मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर बात करें, तो कूलम लॉ स्टिल वैलिड है। अगर हम बहुत ही छोटी डायमेंशन में एटम के अंदर बात करें तो तब भी कूलम लॉ वैलिड है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और अराउंड जो शेल्स हैं उनके अंदर रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कूलम एक्सप्लेन करता है, बड़ा सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है। इसका मतलब है कि ये उस एटॉमिक वर्ल्ड में भी बिल्कुल फिट बैठा है। जबकि जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है, हालांकि मैंने ये बताया यूनिवर्स स्क्वायर लॉ है और यूनिवर्स स्क्वायर लॉ है, जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, बड़े लेवल के ऊपर तो बिल्कुल फिट बैठता है। मिसाल के तौर पे मून की जो मोशन है अराउंड द अर्थ, वी कैन सक्सेसफुली एक्सप्लेन बाय न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, राइट। लेकिन हम एटम के लेवल की बात करें, अगर हम एटम के लेवल की बात करें तो एटम में न्यूक्लियस के अंदर जिस तरह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मौजूद है, और शेल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इलेक्ट्रॉन को भी मास होता है, प्रोटॉन को भी मास होता है, न्यूट्रॉन को भी मास होता है। उस लेवल के ऊपर क्या ग्रेविटेशनल फोर्सेस काम करती हैं? द आंसर इज नो, बिल्कुल काम नहीं करती। तो जो न्यूटन का लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है वो फेल हो जाता है जब हम एटम या मॉलिक्यूल के लेवल के ऊपर बात करते हैं, एंड देयर our guide become the quantum physics। हम फिर क्वांटम फिजिक्स की तरफ चले जाते हैं, राइट। तो क्वांटम फिजिक्स तो हमारे पास इंटरमीडिएट में है ही, लेकिन क्वांटम फिजिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि उस लेवल के ऊपर हमें बताती है कि बात एक्चुअली एटम के अंदर हो क्या है, राइट। तो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एटम के लेवल के ऊपर फेल है। अगर आप मुझे बोले एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों मैसेज हैं, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल फेल कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड द शेल रिवॉल्व कर रहा है, इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम लॉ से एक्सप्लेन करेंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप बोलें कि वो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय कूलम, नॉट बाय ग्रेविटेशन लॉ। ग्रेविटेशन वहां पे फेल है, ओके, ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अच्छा, अब चूंकि ये बात आई गई है तो मैं आपसे एक चीज भी डिस्कस कर लेता हूं।
और वो डिस्कशन है हमारे पास। एक हमारी बुक के अंदर एक प्रॉब्लम है, एक सॉल्व एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर है 12.3 है। और इस एग्जाम्पल नंबर 12.3 में वो एक हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। और हाइड्रोजन एटम में वो ऐसे कह रहा है कि हमने ये देखा हुआ है कि ये हाइड्रोजन एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें एक होता है प्रोटॉन, ठीक है, और शेल में हमारे पास होता है एक अलग इलेक्ट्रॉन। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, r। वो आपसे कह रहा है कि आप कंपेयर करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करो। किसके लिए? एक हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हम कंपेयर कर रहे थे, सॉल्व एग्जांपल है 12.3 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखेंगे तो फॉर्मूला होता है k q1 q अपॉन r स्क्वायर, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का है वो कैपिटल G, मेरे पास m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है। क्योंकि r हमारे पास सेम है तो मैं r से r कैंसिल कर देता हूं, तो मेरे पास जो चीज बचेगी वो बचेगा k और चार्ज, चाहे प्रोटॉन का हो या इलेक्ट्रॉन का हो, चार्ज तो सेम है ना। तो जो k की वैल्यू है वो होती है 9 एक्सपोनेंट 9 और चार्ज है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 और उसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। 9 एक्सपोनेंट 9 और 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 और उसका स्क्वायर। इसी तरह g की वैल्यू है 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 और जो हमारे पास एक मास m1 ले लेते हैं प्रोटॉन का, तो m2 हम ले लेते हैं किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो प्रोटॉन का मास 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27, इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास होता है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31। जब हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं, इस पूरे को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन ग्रेविटेशनल, इसका जो जवाब आता है वो आता है 2.2 एक्सपोनेंट 39, ठीक है। ये आ रहा है 2.2 एक्सपोनेंट 39। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं इस आंसर का मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आप डिवाइड में 1 ले लें तो इधर भी न्यूटन लगा दें, उधर भी न्यूटन लगा दें। इसका मतलब ये हुआ कि एटम में, एटम के लेवल के ऊपर, जिस तरह हाइड्रोजन की हमने एग्जांपल ली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है 2.2 एक्सपोनेंट 39, एक्सपोनेंट 39। तो एक्सपोनेंट 39 मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस, यानी 6 टाइम। अगर आप मिलियन ऑफ मिलियन ऑफ मिलियन कहते हैं तब जाके ये फोर्स बनती है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसको हमने ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है? 1 न्यूटन। सो कहां ये नंबर, जिसको मैं कहूं ये नंबर, कहां ये नंबर और कहां 1, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सो याद रखिएगा एटम के लेवल पे डोमिनेंट फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल नहीं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये एग्जांपल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और वैसे भी मैं चाहूंगा कि ये आंसर आपको डायरेक्टली याद रहे। ये 2.2 एक्सपोनेंट 39, एक्सपोनेंट 39 तो अच्छी तरह याद रहना चाहिए। तो 2.2 एक्सपोनेंट 39, मेरा ख्याल ये बात मैं समझाने में कामयाब हो गया। अच्छा जी, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की हमने बात की। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर मैंने बात नहीं की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी मैं आपसे बात कर लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली है क्या। देखिए बिफोर जो हमारे पास आइंस्टाइन था, तो आइंस्टाइन से पहले की फील्ड जो थ्योरी थी वो कुछ डिफरेंट थी और फेल हो चुकी। आइंस्टाइन ने फील्ड थ्योरी के अंदर बहुत ही अच्छी कंट्रीब्यूशन की उसने, और उसने हमें एक बात समझाई कि बेसिकली फील्ड है क्या। देखो आप इसको ऐसे समझ लो, जिस तरीके से अगर मैं कहता हूं कि ये कपड़ा है और ये कपड़ा बिल्कुल इससे स्ट्रेट है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूं, इस कपड़े के इधर दरमियान में कोई वेट रखता हूं, जिस तरह फर्ज करते हैं मैं अपना ये मोबाइल रख लेता हूं, ठीक है। तो अब मैं देखता हूं कि जो मेरा ये जो कपड़ा है, ये जहां पर मैंने मोबाइल रखा है वहां से आप देख रहे हैं नीचे हो गया, नीचे हो गया। तो उसने कहा कि जो कपड़ा है ये है बेसिकली फील्ड, और ये फील्ड किससे बनी है? स्पेस और टाइम से। तो इसे कहते हैं स्पेस टाइम, ठीक है। तो स्पेस टाइम फैब्रिक कह लो। ये जो कपड़ा है, कपड़े के अंदर आपने देखा होगा 2 किस्म की लाइनें होती हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मोबाइल यहां मौजूद नहीं था तो ये कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट था, लेकिन जब ये मोबाइल यहां मौजूद है तो कपड़ा कर्व हो गया। अब अगर ये कर्व हो चुका है, जैसे ये कर्व है यहां से, और इस कर्व के इस जगह पे मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं तो वो कर्व पे मूव करके क्या आएगा? नीचे की तरफ आएगा।
क्या ख्याल है? तो हम ये समझते थे कि एक मैस दूसरे मैस को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा नहीं, वो जो फैब्रिक है वो कर्व हो जाता है, यानी स्पेस टाइम फैब्रिक कर्व हो जाता है, उस कर्व की वजह से दूसरा मैस मूव करता है। सेम स्टोरी गोस फॉर द इलेक्ट्रिक चार्ज। एक इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यों अट्रैक्ट करता है, क्यों रिपेल करता है? इसलिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अराउंड स्पेस को, अच्छी तरह सुने, डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। एक इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अराउंड स्पेस को, इनविजिबल स्पेस को मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफाई का मतलब है कि इट चेंज द शेप और द नेचर, ये कहना चाहिए, नेचर नहीं कहना चाहिए, चेंज द शेप ऑफ दैट फील्ड। और इस वक्त जिस फील्ड की बात कर रहा हूं, कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरीके से वो शेप को चेंज करता है कि दूसरा चार्ज या तो मूव करता है उसकी तरफ आता है या उससे दूर जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये है कि मॉडिफाइड स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो modified space, a charged particle around a charged particle in which the other charge experience a force of electrical nature. This is called electric field, right? क्योंकि जो nature of the force है वो electric है। तो ये electric field की भी बात रहती थी, वो हमने कर ली। अच्छा, फिर कूलम के जरिए हम electric field intensity को मालूम कर सकते हैं और electric field intensity को वेक्टरली हम सॉल्व करते हैं। तो गॉसेस लॉ के जरिए भी हम electric field intensity को मालूम कर रहे हैं, लेकिन गॉसेस लॉ के जरिए हम इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं स्केलर में, ठीक है? स्केलर के जरिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये चंद बातें थी जो मैं चाह रहा था कि यहाँ पे हम डिस्कस कर लें। अच्छा जी, अब हम अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ लें कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं, मैं बात करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है क्या? देखिए, एक बात तो यह है कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आउटवर्ड होगी, इसमें कोई एतराज तो नहीं है। दिस इज द ई, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होती है? आउट होती है। 10 मिनट रह गए हमारी क्लास के, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है? हमेशा आउट होती है। अब अगर यहाँ पे मैंने एक और पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज खुद मूव करके इसकी तरफ आए? क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को करता है, रिपेल करता है। इसके चार्ज को आप मान लीजिए Q और इसके चार्ज को मान लीजिए Q नॉट। तो ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है? हम टेस्ट चार्ज के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि हम किसी चीज को मेजर करने के लिए जिस चार्ज की बात करते हैं वो हमारे पास टेस्ट चार्ज है। तो ये Q नॉट कभी ऐसा नहीं हो सकता कि खुद से मूव करता हुआ इस चार्ज की तरफ जाए, यानी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, सो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा नहीं सकता। इसका मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा, जिस तरह मैं हूं, वो एक्सटर्नल एजेंट इसको पकड़ के इसको अगेंस्ट द फील्ड लेके जाएगा। क्या ख्याल है आपका? तो एक बात तो ये है कि जब भी, याद रखिएगा, एक्सटर्नल एजेंट डज वर्क देन इट्स पॉजिटिव वर्क। तो ये हमेशा कौन सा वर्क होगा? पॉजिटिव वर्क होगा। कन्वेंशनली हमने लिखा होगा, ठीक है? कि क्या मतलब कन्वेंशनली होता है? ये कि जब मैं इसको पकड़ के इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये जितना इसकी तरफ जाता रहेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही है, प्लस होती जा रही है, इस वजह से हमने कहा वर्क भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको यहां लाता हूं, इधर लाता हूं और छोड़ देता हूं, तो ये जो चार्ज है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको रिपेल करेंगे, उसको वापस लेके चली जाएगा। तो जब मैं इसको छोड़ूंगा, अब इसको कौन वापस लेके जा रहा है? इसको फील्ड लेके जा रही है। फील्ड पहले मैं लेकर आया अगेंस्ट द फील्ड, मेरा वर्क पॉजिटिव है, एक्सटर्नल एजेंट। जब भी याद रखिएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी तो वो वर्क हमेशा कौन सा वर्क होगा? वो हमेशा नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है? ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अच्छा, इस दौरान जो इसकी मोशन है, उसकी मोशन को याद रखिएगा, हम बड़ी यूनिफॉर्म मोशन करवाना चाहते हैं। क्यों? पहली बात तो ये कि आप ये बात जानते हैं कि ये हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इसका मतलब ये कि हमारे चार्ज को पोजीशन चेंज करनी है, मूव करते हुए नहीं जाना। तो पोजीशन मूव करने का मतलब ये होता है कि देखो, अगर मैं इसको इधर मूव करवा रहा हूं तो मैं दो तरीके से मूव करा सकता हूं, या तो मैं वेलोसिटी से मूव कराऊं
यानी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हूं या मैं इसकी स्पीड को बढ़ाता चला जाऊं, तो एक्सेलरेशन होती है या स्पीड होती है, ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं जो कैसे मूव कर रहा हूं, स्पीड से मूव करा रहा हूं या एक्सेलरेशन से? तो मुझे इसको मूव कराना है स्पीड से, राइट, और इंतहाई स्लोली मूव करवाना है। इसलिए स्लोली मूव कराना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम मोशन के साथ डील नहीं कर रहे हैं, हम पोजीशन के साथ डील कर रहे हैं। इस जगह पर ये है, फिर इस जगह पर इतना है और फिर इस जगह पर इतना है। तो इंटरमीडिएट क्या होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो हमने करंट की चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जब चार्ज मूव करते हैं। ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा। सो हम इसको स्टेप बाय स्टेप मूव कराते हुए इधर लेके जाएंगे और जब वापस आएगा तो तब भी हम इसी तरह मूव कराएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम इसे कहते हैं कि ये जो हमारा चार्ज है ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये जो लफ्ज है मैंने इस्तेमाल किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक बार दोबारा बताएं। यस अभी बता रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम से हमारा मतलब ये है कि जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है, इस चार्ज को ये समझ लो कि चार्ज जिस जगह पे था ये पोजीशन 1 थी, फिर जहां पोजीशन 2 पे जब चार्ज आया, फिर पोजीशन 3 पे चार्ज आया, तो मैं पोजीशंस के ऊपर इसको डिस्कस करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां से मूव करता हुआ मैं यहां तक लेकर आया, क्योंकि जो मोशन है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रॉन चार्ज स्टैटिक रुके हुए चार्ज में मोशन को डिस्कस नहीं करते। तो हम फिर बात करते हैं कि चार्ज को इतना स्लोली मूव कराओ कि मोशन का कॉन्सेप्ट ना रहे, बल्कि कॉन्सेप्ट किसका रहे, पोजीशन का रहे। और जब पोजीशन का कॉन्सेप्ट होगा तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, कुछ चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि इतना स्लो मूव कर रहा है कि उसकी जो मोशन है वो बहुत ही यूनिफॉर्म, बहुत ही स्टेडी मोशन है। ये आपसे कहना चाह रहे हैं, राइट? और आप उस जगह पर कोई एक्सेलरेशन का लफ्ज हरगिज इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि जब इस चार्ज को मैं मूव कराता हुआ इस पोजीशन पर लेकर आऊंगा तो बहुत स्टेडी यूनिफॉर्मली मुझे मूव कराना है, और जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये जाहिर सी बात है, मैं छोड़ूंगा तो फील्ड इसको उठा के फेंकेगी। देखो ये मैं नीचे से उठा के लेकर आया ऊपर एक मार्कर को, ये तो मैं लेकर आया बड़े आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ले आया, लेकिन अब मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, फील्ड क्या करेगी, फील्ड तो एकदम से खींचेगी उसको। तो आपने पढ़ा होगा फ्री फॉल में वेलोसिटी जो नहीं होती, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं अगर इसको छोड़ूं तो ये एक्सेलरेशन से जाएगा, सेम स्टोरी। अगर मैंने इसको यहां छोड़ दिया तो फील्ड इसको उठा के फेंकेगी, एक्सेलरेट कर देगी। तो पहले एक्सेलरेट करेगी, फिर आगे जाके मोशन कम होते होते या किसी जगह पे जाके ये रुक जाएगा। ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो मैं जब इसको छोड़ूंगा तो मैं मुसलसल इसको इस तरीके से मूव कराऊंगा अगेंस्ट ये सॉरी अलोंग द फील्ड, इसकी मोशन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी यूनिफॉर्म है, ये कहना चाहता हूं। ये समझ में आ गया? अच्छा जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम तो अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि नो नेट मोशन ऑफ चार्ज in or at surface of conductor। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, फर्ज कर लेते हैं कि ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को मैं कह देता हूं पोजीशन, चलो पोजीशन 1 कह देते हैं, हाँ, और इसको उठा के मैं चार्ज को इधर ले आया Q नॉट को, इसको मैं कह देता हूं पोजीशन नंबर 2, राइट? पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक का जो डिस्टेंस है मेरे पास, इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा आर से, राइट? तो हम आपसे ये कहते हैं कि जिस तरीके से आप ये बात जानते हैं कि जो वर्क होता है वो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है, तो डॉट हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डेल्टा आर और कॉस थीटा। तो मैक्सिमम के लिए थीटा की वैल्यू इसको अपना 0 ले लो, राइट? तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क है इसको मैं W लिख रहा हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ी थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो चार्ज Q नॉट है हमारे पास, इसको इस तरफ लेके चले जाएं तो E Q नॉट किसके बराबर होता है हमारे पास, F के बराबर। सो मैं इस F की जगह पर मैं लिख रहा हूं E Q नॉट और साथ में मेरे पास क्या मौजूद है, डेल्टा R। ये तो आ गया W वर्क। याद रखिएगा यहां से यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई है या एनर्जी कितनी चेंज हुई है, तो हम हमेशा इस एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एनर्जी, राइट, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे ऐसे कहना चाहिए कि वो एनर्जी जो हायर पर है माइनस वो एनर्जी जो लोअर पर है। हायर पे क्यों? जब यहां से यहां होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी ना। मुझे बताओ, यहां से यहां तक जितना अगेंस्ट लेकर आऊंगा उतनी एनर्जी इंक्रीज होगी। जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कहां खींच रही है? ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है। जितना मैं ऊपर लेके जाऊंगा उतनी एनर्जी इंक्रीज होगी। तो फील्ड नीचे और मैं ऊपर लेके जा रहा हूं अगेंस्ट द फील्ड। तो याद रखिएगा, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है अगेंस्ट द फील्ड, फील्ड के खिलाफ काम करना। ओके, तो यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है, यहां पोटेंशियल कम है। तो मुझे इसको किस तरह लिखना चाहिए? मुझे इसको लिखना चाहिए ई क्यू नॉट डेल्टा आर। और हम आसानी के लिए इस डिस्टेंस को अगर डेल्टा आर के बजाय ये जो डेल्टा आर इसको मैं डी कह दूं तो क्या फर्क पड़ता है? तो हम इसको डी भी कह सकते हैं, राइट। ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये वर्क। लेकिन एक ज्यादा मुनासिब टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहां पोटेंशियल है, जिससे पहले भी चार्ज कहीं होगा उधर ही पोटेंशियल होगा, उससे पहले कहीं चार्ज था तो उधर ही पोटेंशियल है। तो मैंने तो कहानी शुरू की थी यहां से, राइट, तो यहां से यहां लेकर आया, तो इधर कितना पोटेंशियल था, इधर कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल का फर्क। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टेजेस, ठीक है। इस जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। ये क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क की वैल्यू अगर मैं ये रखता हूं E Q नॉट इंटू डी अपॉन Q नॉट, इसको Q नॉट कह रहे हैं तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो वोल्टेजेस का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? E इंटू डी। ये हमारे पास वोल्टेजेस का फॉर्मूला आ गया। और वोल्टेजेस या पोटेंशियल डिफरेंस का जो हमारे पास SI यूनिट है वो हमारे पास क्या है? वोल्ट है। अब एक वोल्ट क्या होता है? अगर मुझे बताना है कि 1 वोल्ट क्या होता है तो मैं दो पॉइंट ले लेता हूं। सपोज करें पॉइंट ए ले लिया और पॉइंट बी ले लिया। पॉइंट ए और बी के दरमियान कितना डिस्टेंस है ये डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है। पॉइंट ए भी चाहे बहुत करीब हो, पॉइंट ए भी चाहे 1 मील दूर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्ज करो यहां पर आपके पास 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है और इस 1 कूलम चार्ज को आप ए से उठाकर बी पे लेकर गए, तो जब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे तो वर्क करना पड़ेगा। अब अगर आपने वर्क किया 1 जूल का, तो वोल्टेजेस की डेफिनेशन वर्क डन पर यूनिट चार्ज, 1 जूल का वर्क किया 1 कूलम चार्ज पे एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ले जाने के लिए, तो जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेजेस है वो 1 वोल्ट कहलाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। दो पॉइंट चाहे वो जितनी मर्जी दूर हो, दो पॉइंट के दरमियान 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए इफ द अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 जूल then the potential difference between the two points is 1 volt। हमारे घरों में कितने वोल्टेजेस आते हैं? 220। तो इसका मतलब वो दो पॉइंट के दरमियान 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क डन कर रहे हैं हम लोग? 220 जूल। हमारी जो डीसी बैटरीज है उसमें कितने वोल्ट होती है? 12 वोल्ट की। तो दो पॉइंट के दरमियान 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है? 12 जूल। तो 12 वोल्ट हो गया। सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। जूल पर कूलम वोल्ट होता है, यहां से हमारे पास चीजें आती रहेंगी, राइट। अच्छा, यहां तक जब आपने इस चीज को पढ़ लिया तो इसका अब हम एक रिवर्स बात कर रहे हैं। रिवर्स बात ये कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि ये मेरे पास चार्ज है जो कि है Q, और ये मेरे पास टेस्ट चार्ज है जो कि है Q नॉट, और इसको मैं उठा के ले आया था इस जगह पर, ठीक है, यहां पे ले आया इसको Q नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और मैं इसको यहां से रिलीज कर रहा हूं। यहां से यहां लाने वाली कहानी मैंने आपको समझा दी थी। अब मैं दूसरी बता रहा हूं। मैं यहां से रिलीज करूंगा, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये यहां से वापस सीधा चला जाएगा। कौन वर्क करेगा? फील्ड। और मैंने अभी आपको बताया कि वर्क डन बाय द फील्ड इज नेगेटिव वर्क, राइट। तो अब जो वर्क होगा मेरे पास वो क्या होना चाहिए? वो नेगेटिव होना चाहिए। क्यों? दिस टाइम वर्क इज डन बाय द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला वही E Q नॉट, और कितना डिस्टेंस है? अगर इस डिस्टेंस को आप D कह रहे हैं तो D कह रहे हैं, इसको डेल्टा R कह रहे हैं तो डेल्टा R कह रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं फिर वही वोल्टेजेस वाली डेफिनेशन लगाता हूं, ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगर मैं करता हूं तो मेरे पास वर्क हो जाएगा E माइनस E Q नॉट D अपॉन Q नॉट, ये दोनों कैंसिल, तो मेरे पास ये आ गया माइनस E इंटू डी, या मेरे पास E क्या हो जाएगा? इस माइनस को भी ये नेगेटिव D वहां जाकर डिवाइड कर रहा हूं, तो माइनस B अपॉन डी।
नाउ दिस इज नोन एज, हमारे पास अब तक हमने इसको क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, या दूसरा नाम मैंने वो क्या बताया था इसका, अगर आपको याद हो, एक तो हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था और एक हमने इसको एक और नाम भी दिया था जिसे हमने कहा था फ्लक्स डेंसिटी, या आप तीसरा नाम बता रहा हूं। तीसरा नाम ये है कि इसका नाम यहां से रखने जा रहे हैं। अब ये नाम क्या है कि ये है पोटेंशियल डिफरेंस जो कि चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है, तो इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज नोन एज, यानी इसको अगर मैं कोई नाम दूंगा तो क्या नाम दूंगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो याद रखिएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहलाता है। अब ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये है क्या, इसको यहां से देख लो, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट नेगेटिव हमारे पास है स्पेस चेंज। ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर जिस तरह डिस्प्लेसमेंट ले लो, अगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। याद रखिएगा फिजिक्स में जब एक्स, वाई और जेड तीन एक्सिस की बात हो तो उसे हम कहते हैं स्पेस। जब एक्स और वाई या वाई और जेड या एक्स और जेड किसी भी दो एक्सिस की बात हो तो उसे हम कहते हैं प्लेन या सरफेस। ओके, दो एक्सिस प्लेन या सरफेस, तीन एक्सिस स्पेस। तो अगर मैं इसको फर्ज करें कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर कहता हूं, राइट, अभी फिलहाल इसको डी लिख देता हूं लेकिन मेरा ख्याल है बात समझ में आ रही होगी। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैं कह सकता हूं कि दिस इज नेगेटिव स्पेस चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। Negative space change of potential difference is also known as electric field. Potential gradient, gradient मैंने पहले बताया था आपको, स्लोप याद है, हमने कहा था कि हम फिजिक्स वाले स्लोप की बात करते हैं, मैथमेटिक्स वाले लफ्ज ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ग्रेडियंट का मतलब ये स्लोप, ग्रेडियंट का मतलब है कि जिस तरह आप एक स्लोप पे जब चढ़ते हैं तो ग्रेजुअली कितना चेंज आ रहा है जैसे जैसे आप डिस्टेंस कवर करते जा रहे हैं। तो डिस्टेंस की रिस्पेक्ट से वोल्टेजेस में आने वाला चेंज हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अच्छा, यहां पर याद रखिएगा कि चूंकि वोल्टेजेस मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है तो वोल्टेजेस को हम स्केलरली ऐड कर सकते हैं। ओके, फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में बात कर रहा हूं सो इट विल बी माइनस v अपॉन डेल्टा एक्स। अगर मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ y डायरेक्शन में तो माइनस v अपॉन डेल्टा y, और अगर मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ z डायरेक्शन में तो माइनस v अपॉन डेल्टा z। तो हम एक एक कंपोनेंट के ऊपर भी बात कर सकते हैं और हम सिर्फ स्पेस के ऊपर भी बात कर सकते हैं, राइट। तो इससे पहले वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, फर्क सिर्फ कितना है, उसमें वर्क डन करा था एक्सटर्नल एजेंट, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पॉजिटिव होता है क्योंकि वो पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। इसमें वर्क कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है तो ज्यादा पोटेंशियल से कम की तरफ लेके जा रही है, पोटेंशियल कम कर रही है। तो एक्सटर्नल फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का किया हुआ जो वर्क है वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। बस ये इस कॉन्सेप्ट के अंदर है, यहाँ एक डेफिनेशन हमारे पास मजीद आ गई जो मैंने आपको समझाया, तो मेरा ख्याल ये समझ में आ गया होगा। सॉल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब यह है कि हम एक मसले से दो चार होते हैं और मसला यह है कि ये एक चार्ज था Q और यहां पर मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया था Q0। तो मैंने मान लिया कि जहां से मैं बात शुरू कर रहा हूं वहां पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0, और मैं 0 से पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, जबकि दर हकीकत ऐसा नहीं होता, वहां पर कोई ना कोई उसका पोटेंशियल होता है। तो आमतौर पर तो ये चीज भी ठीक है कि आप कोई भी रेफरेंस ले लें, मिसाल के तौर पे हाइट का रेफरेंस हम कहां लेते हैं, सी लेवल से। सी लेवल होता है ना, समंदर का जो लेवल होता है, समंदर के लेवल से तमाम हाइट को क्या किया जाता है, नापा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 0 रेफरेंस अर्थ को भी दिया जाता है, जमीन को। आपने लफ्ज सुना होगा अर्थिंग, बारिश में लोग खंभों के साथ वो उसमें करंट आ रहा था, बहुत ज्यादा डेथ हो रही थी, तो कहते थे कि वो जो इलेक्ट्रिक पोल उनको अर्थ नहीं किया होगा। तो अर्थ का जो पोटेंशियल है जमीन का, उसको रेफरेंस किया हुआ हमने 0 माना जाता है। इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि भाई एब्सोल्यूट पोटेंशियल यानी एक ऐसे पॉइंट जहां पे वाकई पोटेंशियल 0 हो, कहां होगा, तो हमने कहा जितना इससे दूर जाएंगे तो उतना पोटेंशियल का वो कम होगा। तो ये चार्ज हम कितना दूर ले जाएं, ये चार्ज हम ले जाते चले जाएं कहां पे, इंफिनिटी पे।
तो इंफिनिटी पे वहां पर मैं ये कह रहा हूं कि जो पोटेंशियल है उसका पोटेंशियल हमारे पास u कितना है, 0 एक्चुअली। तो वहां से यहां तक नहीं, यहां से मूव कराते हुए यहां तक ले आया, ठीक है, इस चार्ज, तो यहां से यहां तक लेकर आया। अब इसका जो भी पोटेंशियल है वो कौन सा पोटेंशियल कराएगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। तो इंफिनिटी से जिस पॉइंट तक आप बात कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट हो, इंफिनिटी से जिस पॉइंट तक हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, इस चार्ज को मूव कराने में जो भी एनर्जी लग रही है, तो वो जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास कराएगा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो हमारे पास नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है के क्यू अपॉन आर, दैट्स इट। ये फॉर्मूला याद रखिए, के क्यू अपॉन आर, या माइनस में के की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास काफी जमा हो गए, हमारे पास फॉर्मूला जमा हो गया है, जिस तरीके से ई हमने पढ़ा है, एफ अपॉन क्यू हमने पढ़ लिया है, इसी तरीके से हमने जो है वो ई ये भी पढ़ा है, जो है क्या था, फाई अपॉन डेल्टा ए, ये भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था। इसी तरीके से हम लोगों ने अभी ई पढ़ा है जो कि है माइनस वी अपॉन बी करके भी हमने पढ़ा है। इसी तरीके से हमने बी के बारे में पढ़ा है, वो है ई इंटू डी, ये भी अभी हम लोगों ने बात की है। इसी तरीके से हम जानते हैं कि जो v है वो w अपॉन q के बराबर भी है, सही है। और इसी तरीके से हमने कहा कि v जो है वो है k q अपॉन r के बराबर, राइट। यानी ये इस फॉर्मूले से, बेसिकली इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला ड्राइव होकर आता है, और ये माइनस एब्सोल्यूट की वजह से हमने इसमें लगाया हुआ है। दिस माइनस इज बिकॉज ऑफ द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेरा ख्याल बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी हमारे पास, और इसके बाद हम ये याद रखिएगा कि V जो है हमारे पास, यानी वोल्टेज इज स्केलर, जबकि V जो है इज स्केलर, जबकि E जो है इज वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। तो अब हम एक सॉल्व एग्जांपल करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट मजीद बेहतर हो जाए हमारा, ठीक है। तो यहां तक मेरा ख्याल है सब क्लियर है। मैं एग्जांपल की बात कर रहा था, ये एग्जांपल है हमारे पास, हमारे बुक का पेज है 61 पेज के ऊपर है, 12.7 एग्जांपल है। ये कुछ न्यूमेरिकल मैंने कहा मैं खुद से आपको करवा दूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट मजीद ज्यादा दुरुस्त हो जाए ना। इसमें वो कह रहा है कि फाइंड पोटेंशियल एंड फील्ड। तो ये एग्जांपल है हमारे पास 12.7। एक हमें V मालूम करना है और एक हमें क्या मालूम करना है, E मालूम करना है। ये दोनों चीजें हमें मालूम करनी है, और उसने कुछ बताया हुआ है कि हमारे पास एक स्क्वायर है और इसकी जो डायगोनल की लेंथ है हमारे पास वो 30 सेंटीमीटर है। तो ये आधा कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 सेंटीमीटर, सही है। एक ही लिख दिया मैंने। तो डायगोनल की पूरी लेंथ 30 है, तो यहां से लेकर सेंटर तक, सेंटर को O कह रहे थे, 15 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। अच्छा, यहां पे वो हमसे कह रहे हैं कि इस जगह पर हमने -3 माइक्रोकूलम की चार्ज रखे हुए हैं, -3 माइक्रोकूलम, और यहां पर हमने रखे हुए हैं +5 माइक्रोकूलम के चार्ज। अच्छा जी, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। सोल्यूशन ये है हमारे पास कि जब हम करेंगे V, तो V जो है, अब मैंने अभी आपको बताया था कि जो वोल्टेजेस है वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर को कैसे ऐड करते हैं, सिंपल ऐड करते हैं। तो मुझे बताइए इन दो की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल है वो कितना होगा। तो पोटेंशियल फॉर्मूला मैंने पढ़ा है के क्यू अपॉन आर, इजी। तो V इज इक्वल टू, के की वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंट 9, राइट, और Q हमारे पास जो है वो है 5, माइक्रो का मतलब होता है -6, ठीक है। ये तो हो गया चार्ज, और डिवाइडेड बाय R। तो यहां से इधर कह लो या यहां से इधर कह लो, कितना है, 15 है ना। ये जो लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो 15 को सेंटीमीटर को मीटर में कहोगे तो 0.15 100 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ गया। ये वोल्टेज आ गया इस 5 की वजह से यहां पर है, तो इसकी वजह से यहां पर वोल्टेज कितना होगा, वो भी तो इतना ही होगा। तो जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई में क्या कर दें, 2 कह दें, ठीक है।
ये हमें वोल्टेजेस दिख रहा हूं किसकी वजह से 5 माइक्रोकूलम की वजह से, जो यहां पर वोल्टेजेस होगा। अभी हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम इसको कर सकते हैं, मेरे ख्याल है अब तक आपने इतनी कैलकुलेशन सीख ली होगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 5 जा कितना होता है 45 एक्सपोनेंट 9 एक्सपोनेंट -6 और इसको आप लिखते हैं 15। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंट -2। तो -2 ऊपर जाकर कितना हो जाएगा +2। तो +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। आसान है। तो 15 1 जा एंड 15 3 जा, सही है। तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 वाला था। तो और 3 2 जा मेरे पास कितना बनता है 6। तो उसके बाद क्या था, ये 3 2 जा हमने कितना कर लिया 6, ये हो जाएगा 6 और 11 - 6 कितना बनता है। हाँ भाई 11 में से 6 माइनस करें 5, ये बन गया वोल्ट। ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया 6 एक्सपोनेंट 5 वोल्ट। किसकी वजह से, इन दोनों की वजह से। और इन दोनों की वजह से कितना पोटेंशियल है ये भी तो करना है। तो इसको मैं कहता हूं दिस इज बिकॉज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। ये वोल्टेज किस वजह से, सॉरी 2 नहीं है -3 माइक्रोकूलम। ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर। तो माइनस के की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9, क्यू की वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट -6, ठीक है। क्यू -3 एक्सपोनेंट -6 अपॉन आर कितना है, तो वो हो जाएगा 0.15। और चूंकि ये दोनों सेम है -3 तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। अब ये माइनस क्यों लगाया, ये माइनस इस चार्ज की वजह से लगाया है। मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था कि चार्ज का पॉजिटिव या नेगेटिव होना कहलाता है पोलैरिटी। तो अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखा जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखा जाएगा, पोलैरिटी शो करेगा। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं उस वक्त नहीं करते। लेकिन वोल्टेज में पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रखना है, क्योंकि नेगेटिव से पोटेंशियल कुछ और होता है और पॉजिटिव पोटेंशियल कुछ और होता है। तो ये मेरा ख्याल है, ये इसको भी मैं ऐसे कर लेता हूं, अगर आप लोग समझ गए तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 9 इंटू 3 इंटू या 9 3 का कितना होता है 27। तो दिस इज 27 एंड दिस इज एक्सपोनेंट 9 एक्सपोनेंट -6 अपॉन 0.15 को मैं 15 लिख रहा हूं। तो -2 आएगा जो ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो इसको 9 की जगह पे 11 कर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 15 3 तो 3 5 जा एंड 3 9 जा। तो 9 को 5 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा 1.8 और ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा इस साथ में मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं लिखा, सॉरी। तो मल्टीप्लाई बाय, तो ये हमारे पास हो जाएगा ये हो जाएगा 9, ठीक है। 9 2 18 कर ले, 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 आपके पास है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है -3.6 और एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, वही बात है हमारे पास कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और ये आ गया वोल्ट्स। अब मुझे बताइए टोटल पोटेंशियल कितना होगा। तो टोटल पोटेंशियल हमारे पास ये वाला जो पोटेंशियल है ये है 6। तो ये हो गया मेरे पास 6 एक्सपोनेंट 5 और ये वाला जो पोटेंशियल है ये है मेरे पास -3.6 एक्सपोनेंट 5। तो 6 - 3.6 और एक्सपोनेंट 5 एक दफा लिखते हैं। तो इसको कर लीजिए। तो 6 - 3.6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.4, तो जाएगा 2.4 एक्सपोनेंट 5 वोल्ट्स। मेरा ख्याल है आसान किस्म की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं इसमें। फिर समझने बात को, इन दोनों का पोटेंशियल प्लस में है, मैंने प्लस में लिया है। ये दोनों चार्ज नेगेटिव है, पोटेंशियल मैंने नेगेटिव लिया है। मैंने क्या बताया स्केलर है वोल्टेजेस, तो वोल्टेजेस स्केलर है तो सिंपल ऐड करो। ऐड है तो ऐड करेंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। तो जब सब्ट्रैक्ट हो रहा है मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये मतलब होता है सिंपल स्केलर्स को डील करने। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास, अगर हम बात करते हैं इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास कितनी होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है जी क्लास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, याद है आपको। E इज इक्वल टू किसी एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू अपॉन हमारे पास क्या बनती है आर स्क्वायर बनती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 9 एक्सपोनेंट 9
चार्ज हमारे पास कितना है 5 एक्सपोनेंट -6 और डिस्टेंस कितना है 0.15 का स्क्वायर। अब जरा एक बात समझनी है आपने, ये जो भी वैल्यू बन जाए, जो भी वैल्यू आ जाए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, ये पॉजिटिव से अगर मैं इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे बनाता हूं तो ये ऐसे जा रहा है, क्या ख्याल है? इस पॉजिटिव से अगर मैं इलेक्ट्रिक लाइन बनाता हूं तो वो ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट में है, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया कैंसिल। तो ये वैल्यू जो भी है, जो भी है मेरे पास, फर्स्ट कर लो, अगर मैं इसको कह देता हूं E1 और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कह देता हूं E2, तो E1 अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो E2 मेरे पास क्या होगा नेगेटिव, बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जवाब कितना आएगा 0। सिमिलर स्टोरी गो देयर, ये -3 है, तो अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह बना रहा हूं टुवर्ड्स द चार्ज, ये नेगेटिव है, ये भी टुवर्ड्स द चार्ज बना रहा हूं, तो ये फिर ऑपोजिट हो गए दोनों, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। सो एट O E is equals to 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास पॉइंट O पर कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ रही है बात? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास 0 है at the center of a square, right? Because the electric field intensity जो opposite जो charges हैं, they are the same charges, so they repel each other, so जो effective electric field intensity it becomes 0। इसी तरीके से यहाँ पर होगा, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होगा, पोटेंशियल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। तो ये सारी कहानी हो गई हमारे पास किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, पोटेंशियल की। मेरा ख्याल है यहाँ तक की बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। अब कुछ डेफिनेशन है, उन डेफिनेशंस की हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम स्मॉल ई कैपिटल वी लिखते हैं, ये पहले भी हमने बात की थी, यूनिट ऑफ एनर्जी था हमारे पास। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास किसके बराबर होता है, जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, चार्ज का यूनिट है कूलम, अगर उतने ही जूल एनर्जी हो, जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19, इतने चार्ज के बराबर अगर इतने जूल एनर्जी हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास कहलाती है। अब होता ही है कि हमने कहा कि जनाब एक है हमारे पास हायर पोटेंशियल और एक है हमारे पास लोअर पोटेंशियल। तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, सो जाहिर सी बात है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है, और जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो वर्क की फॉर्म में मिलेगा। जाहिर सी बात है जब हम लोअर से हायर पे लेकर गए थे तो जितना वर्क किया था वही वर्क रिटर्न में मिलेगा ना, तो वो वर्क हमारे पास क्या होगा VQ, क्योंकि वोल्टेज डेफिनेशन क्या है हमारे पास, वोल्टेज की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है, हमने पढ़ा है कि वोल्टेजेस क्या होते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं VQ को, तो ये वर्क आ गया। दिस वर्क इज बेसिकली, ये जो हायर से लोअर पोटेंशियल में आ रहा है, तो जब पोटेंशियल कम हो रहा है तो चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ जा रहा है, तो इट इज गेनिंग द काइनेटिक एनर्जी, so it is losing the potential and gaining the kinetic energy. So this potential is we will gain this potential in the form of the kinetic energy. So VQ is equal to half mv square, ये भी है। अब इन दोनों में एक फर्क भी रखना प्लीज, ये v velocity है, प्लीज अच्छी तरीके से याद रखना, this v is your velocity by which the charge particle is moving and this v is the potential voltages, potential difference, ये वोल्टेज है वोल्ट है और ये भी वेलोसिटी है, ओके। तो ये हमारे पास कहानी होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, राइट, मेरा ख्याल है ये आसान है। इसके बाद हमारे पास जो अगली डेफिनेशन है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है, देखिए मैं आपको ये बात इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर मैं ये कहता हूं कि ये एक कपड़ा है, इसको जमीन से मैं एक हाइट 2 मीटर की हाइट पे मैं ले आया, सही है, ये 2 मीटर की हाइट पे मैंने ये कपड़ा पकड़ा, तो मुझे बताइए इसके ऊपर मैंने एक मार्कर, एक ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है। अब इस मार्कर की हाइट जमीन से कितनी है, फर्स्ट कर लें 2 मीटर है, ओके। ये पूरी जो पूरा जो मैंने कपड़ा पकड़ा हुआ है ये जमीन से कितनी हाइट के ऊपर है, 2 मीटर की हाइट पर, तो h हाइट इज 2 मीटर, और ये इसके ऊपर जो मैंने मार्कर रखा है इसके मास को 1 ले लीजिए, 1 kg है, तो नहीं 1 kg तो ज्यादा होता है, ये तो चंद ग्राम्स के अंदर है, लेकिन समझने के लिए 1 kg मास समझिए, ठीक है। अब ये मार्कर चाहे इस कपड़े के इस कोने पे हो, स्टिल मार्कर की हाइट जमीन से कितनी है 2 मीटर और मार्कर का मास कितना है वही 1। अब चाहे ये मार्कर यहाँ सेंटर में हो, स्टिल हाइट इज 2 मीटर
and the mass is 1. चाहे ये मार्कर इस कपड़े के इस कोने पे हो, still height is 2 मीटर and the mass is 1. तो इस पूरे कपड़े पे, ये जो पूरा कपड़ा है, ये जो पूरी सरफेस है, इस सरफेस के हर पॉइंट पर अगर मैं आपसे पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं तो वो होगी mgh. m मैंने कहा 1 ले लो, g 10 ले लो, ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, और हाइट मैंने कहा 2, तो कितना आ गया 20 जूल. तो आप देख सकते हैं कि उस कपड़े के इस कोने पे, दरमियान में, या इस कोने पे, जिस कोने पे मैं बात करूं, पोटेंशियल की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू तो सेम है. तो वो जो पूरा कपड़ा था, वो जो पूरी सरफेस थी कपड़े की, वो पूरी सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है. तो वो पूरा कपड़ा कौन सी सरफेस कहलाएगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस. एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है. तो अगर मैं बात करूं तो ये था वो कपड़ा हमारे पास, ठीक है, ये था, और जमीन ऐसे जो नीचे की जानिब उसको खींच रही थी. ये क्या थी? इसको मैं कहूंगा ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे की जानिब खींच रही थी. ये वो कपड़ा था. तो ये इसके साथ कितने का एंगल बना रहा था? 90 का. तो एक बात तो हम ये कहते हैं कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मतलब वो कपड़ा, और ये जो फील्ड है एंड फील्ड. अब यहां पे मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड लिखी, आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लें. इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड फील्ड मेक्स an angle of 90 डिग्री. मतलब ये दोनों आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं. मेरा ख्याल है बात समझ में आ रही है, ठीक है, इसमें कोई इशू तो नहीं है. दूसरी बात, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस. इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव कराने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता. अब आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हो गई? मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं. हमने बहुत की थ्योरी पढ़ रखी है, अभी मैंने तो बात नहीं की, लेकिन आपने पढ़ रखी है कि बहुत साहब ने थ्योरी में फरमाया था कि इलेक्ट्रॉन जब किसी शेल में होता है, ना एनर्जी लेता है ना एनर्जी देता है, उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और वो उस ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है. अब वो मूव कर रहा है, लेकिन उसको ना तो कोई एनर्जी मिल रही है ना वो कोई एनर्जी दे रहा है. ऐसा कैसे हो सकता है? क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो हमें ये कहता है कि कोई चीज सर्कल में घूमेगी तो उसको उसकी एनर्जी तो कम होती चली जाएगी, जो कि रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट था. और जो शेल है उसका साइज कम होते 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 उसको न्यूक्लियस से टकरा जाना चाहिए. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है. तब पे तो जो बोहर ने कहा था कि किसी शेल में रहते हुए जो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है दैट इज कांस्टेंट, which means के ना तो एनर्जी ले रहा है ना वो एनर्जी दे रहा है. It required no work, it required no energy to move in a shell. तो उस शेल को तुम क्या समझ सकते हो? इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो वो जो शेल होता है अराउंड द न्यूक्लियस, जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल मूव करता है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है. तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर मैं ये कहूं कि ये वो मेरे पास न्यूक्लियस है और शेल, वो जो शेल्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो जो शेल्स हैं वो सारे क्या हैं? They are equipotential surfaces. वो हमारे पास equipotential surfaces हैं. इसी तरीके से हम equipotential surfaces दो ऑपोजिट चार्ज की, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज. सो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है. सही है? ये बात समझ में आ रही है? तो यूं इलेक्ट्रिक फील्ड हम बनाते हैं. तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल. दो ऑपोजिट चार्जेस हमेशा डायपोल बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल भी कह सकते हैं इसको. तो ये डायपोल है. तो ये डायपोल भी हमारे पास क्या बनाता है? ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता है. ये लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, ये डॉटेड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस. इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं ऐसा करता हूं कि आपको अभी नेट से दिखा दूंगा. ओके, ये एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है. ये जो रेड्स है ये तो वही फील्ड है जो मैंने बनाई है, ठीक है. पॉजिटिव से जा रही नेगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव से जा रही नेगेटिव की तरफ. बट ये जो डॉटेड मैंने बनाई है, ये जो डॉटेड यहां पे बनी है, ये डॉटेड बेसिकली क्या है? दीज आर दी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जरूरी नहीं है कि जिस तरह मैंने एक सिंगल चार्ज की बनाई थी तो वो सर्कल थी, ये सर्कल नहीं है. ये देखें, ये सर्कल है और ये देख रहे हैं ये कर्व बन रहे हैं.
तो ये बहुत बड़े बड़े कर्व है और ये एक स्ट्रेट लाइन भी है कि इस पूरी, यानी इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम बात करते हैं तो उनके दरमियान में इक्वी डिस्टेंस पर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, या इसको कहना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट कहना चाहिए प्लेन होगी, इसको पूरी लाइन को, ये पूरी प्लेन होगी जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, राइट, जिसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। बाकी जितने भी डॉटेड हैं, ये सारी डॉटेड ग्रीन से जो बनी हुई है, दे आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ रहा है, नजर आ रहा है, कोई इशू तो नहीं है?